Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 अप्रैल को कहा था कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने हिंदी को भारत की भाषा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री भी 11वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सहमत हुए हैं और इस क्षेत्र में हिंदी के शिक्षण का समर्थन करने के लिए हाल ही में पूर्वोत्तर में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती हुई है। हालांकि इस कदम के बाद अलग अलग संगठन जो हैं वो सरकार की इस नीति की आलोचना कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने आए हैं कि आखिर हिंदी को लेकर विवाद कब से है, हिंदी के बारे में संविधान में क्या कुछ कहा गया है और हिंदी भाषा को जो है वो कहां कहां लागू किया गया, इसके पूरे यानी कि 360 डिग्री इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भाषा को लेकर भारत में क्या कुछ रहा है पहले और अब। सबसे पहले आपको बता दिया हमने कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में अब हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है और अब इसके बाद जो है लगातार कई जो संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदी को भारत की भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठन इस कदम को जो है वो गलत बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इसके बजाय ये समूह जो चाहता है कि वो त्रिभाषा नीति यानी कि अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय नीति का वो समर्थन कर रहा है और उन्होंने कहना है कि ऐसे में हिंदी थोपा नहीं जा सकता। पूर्वोत्तर के संगठनों ने कहा है कि छठी अनुसूची यानी कि ये राज्य संविधान की छठी अनुसूची द्वारा संरक्षित है। ऐसे में केंद्र सरकार छात्रों पर हिंदी भाषा को थोप नहीं सकती। केंद्र सरकार का यह कदम हिंदी भाषियों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक बढ़त प्रदान करेगा और उन्हें दीर्घकाल में देश के गैर हिंदी भाषी क्षेत्र को नियंत्रित करने में सहायता करेगा। हिंदी भाषा को लेकर जो ये विवाद है, अब हम इस पर इन डेप्थ बात करते हैं। दरअसल हिंदी भाषा और उसकी पहचान की समस्या क्या है। राज्यों का भाषाई संगठन मतलब भारत में अधिकांश राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया है। भारत में सीमित संसाधनों के कारण पहचान को लेकर विशेष रूप से भाषाओं को लेकर संघर्ष बढ़ जाता है। भाषा विभाजन के अगर उदाहरण की बात की जाए तो भाषा की स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। वो एक अतीत में राज्यों के विभाजन का कारण बना। जैसे आंध्र प्रदेश जो था वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसका जो गठन है वो भाषा के आधार पर हुआ था। पंजाब और गुजरात जो हैं वैसे राज्य बने जो कि भाषा के आधार पर बने। जब हम संघर्ष प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भाषा नीति एक तरीका है जिसके द्वारा सरकारें जातीय संघर्ष का प्रबंधन करने का प्रयास करती हैं और इस प्रकार से संघीय सहयोग विकसित करने के लिए भाषा नीति पर राज्यों की स्वायत्ता त्रिभाषा सूत्र लागू करने की तुलना में अधिक व्यवहार विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये त्रिभाषा सूत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। त्रिभाषा सूत्र पहली बार कोठारी आयोग ने साल 1968 में प्रस्तावित किया था। इस योजना के तहत पहली भाषा जो होगी वो होगी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा की बात करें तो उस वक्त उसमें आता था हिंदी भाषी राज्यों के लिए ये अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं इसमें हो सकती हैं या फिर अंग्रेजी होगा और गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये हिंदी या फिर अंग्रेजी होगा। तीसरी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या फिर आधुनिक भारतीय भाषा होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य इसका बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना था। कुठारी समिति की रिपोर्ट कहती है कि भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र अपनाना था। इसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना शामिल था। गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का अध्ययन किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में समस्या आ रही थी। दरअसल हिंदी पट्टी के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में त्रिभाषा सूत्र के तहत दक्षिण भारतीय भाषाओं को शिक्षण में बढ़ावा नहीं दिया जा सका। तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने इस मुद्दे की स्वायत्ता की मांग की। इस वजह से त्रिभाषा कानून जो है वो लागू नहीं हो पाई। अब बात करते हैं कि आखिर भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग की एक अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है।
इस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए और अंकों को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का पालन करना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा के विषय के प्रबंध में बात करता है। अनुच्छेद के अनुसार किसी काम के लिए अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं तो उनके मध्य जो है या उनके बीच जो है जो उनके संचार की भाषा होगी वो हिंदी हो सकती है, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग हो सकता है। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति देता है, बशर्ते राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा इस भाषा को मान्यता देना चाहता है। ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है। वहीं अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देता है। अनुच्छेद 350 बी भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये भाषीय अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। साथ ही साथ ये सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के हर सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं या उससे संबंधित राज्य या राज्य सरकारों को उसे भेजा जाता है। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है और अब जब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8 राज्यों में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है, तो एक बात तो साफ हो गई है कि वहां की स्थानीय भाषा को सरकार मार नहीं रही, दबा नहीं रही, बल्कि उसके साथ एक एडिशनल भाषा को जोड़ रही है, जो कि आगे आने वाले वक्त में उन तमाम छात्रों के लिए ये एक फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये अनेकता में एकता जैसी भी बात हो जाती है, क्योंकि अब अगर आप भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको हिंदी आए, लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो इससे ज़्यादा गर्व की बात और कुछ हो भी नहीं सकती कि आपको हिंदी आती है, भले ही आप किसी भी राज्य से आते हों।